स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हमारे देश के 14th वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने कल रात इस्तीफा दे दिया है। 21 जुलाई 2025 को 9:25 पर रात की बात कर रहा हूं। इस्तीफा देने का मतलब यह थोड़ा ना होता है कि पोजीशन खाली हो गई। तो अभी भी कयास लगाए जा रहे थे शायद वो इस्तीफा वापस ले लेंगे, लेकिन ट्यूसडे यानी कि आज 22 जुलाई 2025 को हमारी प्रेसिडेंट ने वो इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया है। धनखड़ साहब, जिनकी एज 74 ईयर्स है, 2022 में इस पद पर आए थे। 2027 तक इस पद पर बने रह सकते थे, 5 साल। लेकिन 2025 में ही क्यों जा रहे हैं? जो इस्तीफा है उसमें कहा है हेल्थ इज द ग्राउंड, लेकिन कहा जा रहा है हेल्थ तो ग्राउंड नहीं है, कुछ तो बात है जो छुपाई जा रही है। क्या वो बात है, जानेंगे। 7 पॉइंट्स में मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। उसके बाद इस वाले एरिया पर फोकस करेंगे जिससे आपको पता लगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या कहता है, क्या पावर है, क्या रोल है। जरा देखिए, यानी कि कल की यानी कि 23 जुलाई को तो ऑफिशियल विजिट थी इनकी जयपुर की। तो अगर एकदम से हेल्थ में कुछ क्राइसिस आया तो इस्तीफा तो बहुत बड़ी बात होती है, जब आपका ऑलरेडी कैलेंडर इज प्लान्ड। प्लस इससे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा आई विल रिटायर एट राइट टाइम, अगस्त 2027, तब तक का उनका कार्यकाल था। लेकिन इसके बाद क्या, सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि ईश्वर की उसमें कुछ मदद लगेगी तब जाकर मैं अपना कार्यकाल पूरा कर पाऊंगा। लेकिन क्या इससे पहले ऐसी कोई स्टेटमेंट वेंकैया नायडू जी ने दी थी, जो देश के इससे पहले उपराष्ट्रपति थे? आंसर इज नो। एक्चुअली धनखड़ जी काफी न्यूज में वैसे भी रहते थे। जब वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे उस समय उन्होंने कहा था कि वेस्ट बंगाल तो डेमोक्रेसी का गैस चैम्बर बन गया है। यहाँ की सरकार यानी कि ममता दीदी की सरकार एक समुदाय विशेष के लिए काम करती है। उसके बाद जुडिशरी पर भी इन्होंने तंज कसे थे कि जुडिशरी, आपने आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल समझ लिया है। आप गवर्नर, प्रेसिडेंट, इन सबको भी डायरेक्शन देंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को कितने टाइम में हामी भरनी है, यानी कि राज्य के बिल को कितने टाइम में हाँ करना है। ये तो गलत है। उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी 2 ऑर्गन है, इनमें चेक एंड बैलेंस बना रहना चाहिए, बैलेंस जरूरी है। जुडिशरी अपनी पावर को ऐसे ना बढ़ाए। तो जुडिशरी के साथ भी कुछ 36 का आंकड़ा उनका चल रहा था। हमारी आज की वीडियो में एक रीजन जो है उससे भी कनेक्टेड है, बात करेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, आपको नहीं लगता कि दाल में कुछ तो काला है दया? अब ये अपडेट दी है जो अपोजिशन के लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कल ही के दिन, जिस दिन इनका इस्तीफा आया है, रात को 12:30 बजे तो जगदीप धनखड़ जी बीएससी की मीटिंग में प्रेजेंट थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो तय करती है कि भाई मॉनसून सेशन चल रहा है तो कौन से बिल आने हैं, एजेंडा कैसे सेट होना है, किस दिन हम क्या क्या काम करेंगे। और इसमें क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक इन्वॉल्वमेंट रहता है तो स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर यहां पर जेपी नड्डा जी भी प्रेजेंट थे, जो कि राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस हैं, और किरेन रिजिजू जी भी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि संसदीय मामलों के मंत्री हैं। ये स्पेशल इन्वाइटी होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मंत्री होता है वो पार्लियामेंट की समिति, कमेटी का मेंबर नहीं होता, लेकिन भाई सरकार का रोल इंपॉर्टेंट होता है टू डिसाइड कि भाई कौन कौन से एजेंडास हमें यहां पर लाने, किस दिन क्या क्या काम कराना है। नाउ पॉइंट इज, इसी में कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 12:30 बजे के बाद, इस मीटिंग के बाद फैसला हुआ कि हम शाम को 4:30 बजे मिलेंगे। 4:30 बजे धनखड़ जी तो आए कल, लेकिन किरेन रिजिजू जी और नड्डा जी नहीं आए और बाकी सदस्य वेट करते रहे। धनखड़ जी की टीम को इन्होंने पहले से इंटीमेट नहीं किया, ऐसा इनका कहना है जयराम रमेश जी का। और धनखड़ जी को इसका बुरा भी लगा कि भाई उपराष्ट्रपति, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, और जो मंत्री हैं जिनको वहां पर होना चाहिए डिसाइड करने में कि अभी राज्यसभा का सत्र कैसे चलाना है, और वो वहां प्रेजेंट ही नहीं है और बताया भी नहीं मुझे। लेकिन कुछ तो 1 बजे से, मतलब 12:30 से 1 तक चला था, 1 से 4:30 के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये दोनों मंत्री वहां पर प्रेजेंट नहीं थे और रात को इनका इस्तीफा आ गया है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट देखिए, क्योंकि ये तो मीटिंग की बात है, लेकिन जो सदन है, जो हाउस है, वो अलग से चल रहा था राज्यसभा का। वहां पर नड्डा जी का स्टेटमेंट देखिए, क्योंकि जो अपोजिशन के लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उसका जवाब देखिए इन्होंने कैसे दिया। ओनली वॉट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड, मैं जो कहूंगा रिकॉर्ड में वही जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो भी बात आप सदन के सामने कहते हैं, चाहे लोकसभा राज्यसभा दोनों की हम बात करें, यहां तो हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, तो भाई राज्यसभा की बात चल रही है। तो जेपी नड्डा जी कह रहे हैं राज्यसभा में जो भी रिकॉर्ड में जाएगा ना, ये कन्वर्सेशन जो मैं तय करूंगा वो जाएगा। ऑफिशियली ये पावर ना इनके पास नहीं है, ये एक्चुअली चेयर के पास होती है।
यानी कि राज्यसभा के चेयरपर्सन के पास होती है अगर वो प्रिसाइड कर रहे हैं सेशन को। तो यार ये तो गजब बेइज्जती वाली बात हो गई। मतलब आप हाउस के लीडर हैं भाई, रूलिंग पार्टी बीजेपी, आप उसके लीडर हैं राज्यसभा में, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप तय करेंगे कि क्या रिकॉर्ड में जाएगा? वो तो भाई वाइस प्रेसिडेंट तय करेंगे, मतलब राज्यसभा के चेयरपर्सन तय करेंगे, और वो एक न्यूट्रल ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो क्या आप अपने आप को उससे ऊपर मान रहे हैं? अब ये भी बात न्यूज में आने लगी। इसके बाद, इससे पहले आपको याद है फार्मर्स प्रोटेस्ट, उस दौरान भी इन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि बीजेपी के ही मंत्री शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। उनसे पूछा कि फार्मर्स को क्या वादे किए गए और हमारी सरकार ने डिलीवर क्यों नहीं किया, मतलब आपकी सरकार ने डिलीवर क्यों नहीं किया। उन्होंने ये तक कहा कि फार्मर्स सफर कर रहे हैं और वी आर डूइंग नथिंग। तो भाई ये तो मतलब सरकार को शर्मसार कर देने वाली बात होती है। और हम सबको पता है कि भाई जगदीप धनखड़ जी बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, और अल्टीमेटली आप वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो उस इलेक्शन प्रोसेस में रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं उन्हीं का रोल रहा है, जिस वजह से आप उस पोजीशन पर पहुंचे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप उस पोजीशन पर रहकर एहसानमंद रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रल पोजीशन है। उस पोजीशन पर रहते हुए आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि आप सदस्य की तरह स्टेटमेंट देने लगे, बट यहां तो भाई कुछ अपोजिट ही चल रहा है। यहां तो सीधा बीजेपी के मिनिस्टर से ही सवाल पूछे जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट ये मुद्दा बड़ा हाईलाइट में चल रहा है। कहा जा रहा है इसमें भी एक ये कारण हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा, नाम सुना आपने? अरे कुछ टाइम पहले कुछ 15 करोड़ के आसपास अंदाजा ये लगाया गया कैश इनके घर में मिल गया था। वो घर के बाहर स्टोर रूम, मतलब 15 करोड़ कैश तो ऐसे ही स्टोर रूम में रखा रहता है। खैर, अब मतलब सरप्राइजिंग तो था ही। अब इनको हटाने के लिए बातें चल रही थी। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आपको हटाना हो ना, तो लोकसभा राज्यसभा इन दोनों से इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। या तो लोकसभा से शुरू कर लो या राज्यसभा से शुरू कर लो। तो हाईकोर्ट के जज को हटाना होता है तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 217। तो ये वाला प्रोसेस जो है राज्यसभा में शुरू हो चुका था। राज्यसभा में 50 एमपीज अगर लिखित में दे दे तो काम हो जाएगा। तो यहां पर राज्यसभा में अगर हम अपोजिशन के एमपीज को मिला लें तो 100 एमपीज इस बात पर सहमत थे कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है इनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। तो शुरुआत में करीब 68 एमपीज और फिर टोटल बाकी अपोजिशन पार्टी ने सपोर्ट दिया तो 100 एमपीज। तो इस पर धनखड़ जी ने कहा कि ठीक है भाई, प्रोसेस ये कहता है कि अगर इतने एमपीज का लिखित में मेरे पास आ गया राज्यसभा चेयरपर्सन के पास, तो अब मैं प्रोसेस को शुरू कर सकता हूं। एक कमेटी बनेगी, जांच कमेटी बनेगी, इसके लिए अलग से जजेस इंक्वायरी एक्ट है, उसमें भी इसकी डिटेल दे रखी है, और अब फिर हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन बात यह है कि राज्यसभा से क्यों स्टार्ट कर रहे हो आप, जब रूलिंग पार्टी चाह रही थी इस प्रोसेस को लोकसभा से शुरू करने की। लोकसभा में 100 एमपीज की जरूरत पड़ती है, बट भाई 100 एमपी से ज्यादा तो है ही ना, तभी तो सरकार बनी हुई है। तो आप कहेंगे पंगा क्या है, कहीं से भी शुरू कर लो, ईगो वाली बात हो गई क्या ये? नहीं, ईगो वाली बात नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में दिसंबर की बात है, एक और जस्टिस हैं, जस्टिस यादव, नाम सुना आपने? उन्होंने वीएचपी, अब शायद आपको याद आ गया होगा, जस्टिस शेखर यादव, तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक समागम में गए थे और वहां पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे जिससे पूरे देश में कंट्रोवर्सी बनी थी। उसमें जैसे उन्होंने कहा कि जो भारत देश है वो काऊ, राम, गंगा इनका देश है, भारत के हर एक बच्चे में राम बसते हैं और नॉन वायलेंस बच्चों को सिखाई जाती है। तो आप कहेंगे ये सारी बातें तो ठीक है ना, इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? भाई कल्चर के बारे में बता रहे हैं, सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी, जबकि दूसरा जो समुदाय है उसमें बच्चा बचपन से ही जानवरों का स्लॉटर करना देख रहा है, मारना देख रहा है, तो वो बच्चा कैसे नॉन वायलेंट हो सकेगा? वो सोसाइटी कैसे टॉलरेंट सोसाइटी हो सकेगी? फिर उन्होंने वो कठमुल्ला ये शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया था। अब इसके बाद ह्यू एंड क्राई हुआ, कहा कि भाई इनको हटाया जाए। हालांकि इससे पहले जो हमारे देश के सीजाए हैं उन्होंने भी इनको बुलाया कि आओ यहाँ पर हमें जवाब दो। तो 30 मिनट्स तक इनकी क्लोज डोर में मीटिंग भी चली, और उसके बाद मतलब कहा जा रहा है कि उसमें इन्होंने ये कहा कि मेरा जो स्टेटमेंट है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है और मैं इसके लिए माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 3 महीने बीत गए थे, कोई माफ़ी इनकी पब्लिकली आई नहीं थी। और उसके बाद फिर एक बार और उन्होंने जो पहले कहा था उसके सपोर्ट में ही एक थोड़ा सा माइल्ड डाउन वर्जन का स्टेटमेंट दे दिया था। आरोप यह था कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि भारत को मेजोरिटेरियन रिलीजन, यानी कि जिस
धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है, उन्हीं के जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं उसी पर ये देश चलना चाहिए, ऐसा इन पर आरोप लगा था। अब अपोजिशन ने इनके खिलाफ दिसंबर में ही 55 एमपीज का साइन करके जो लेटर है वो दे दिया था धनखड़ जी को। लेकिन अभी तो जुलाई चल रहा है, अब तक तो नहीं कुछ हुआ, क्योंकि भाई सेशंस होते हैं, जब बजट सेशन हुआ, बजट सेशन में फिर इस मुद्दे को क्या संभालें। अब मॉनसून सेशन इसी वजह से समझ लीजिए हाई इंटेंसिटी सेशन है ये, और इस हाई इंटेंसिटी सेशन में इस मौके पर धनखड़ जी सरप्राइज देकर जा रहे हैं, तो भाई कुछ तो बात है ना। अब एक और बात बता दूं, इस वाले पॉइंट पर धनखड़ जी ने कहा कि हम प्रोसेस को इस वजह से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि जो साइन करके 55 एमपीज का लेटर आया उसमें से एक एमपी ने 2 जगह साइन किया हुआ था, तो कुल मिलाकर 54 एमपीज के साइन थे, दिखाए गए थे 55। अब बड़ी अजीब सी बात है ये तो। याद है आपको कॉलेज के टाइम पर कुछ लोग वो प्रॉक्सी मार देते थे, तो राज्यसभा में प्रॉक्सी चल रही है, तो कई लोगों ने कहा कि धनखड़ जी तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए ना, क्योंकि राज्यसभा में हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए तो शुरुआत करने के लिए प्रोसेस केवल 50 एमपीज के साइन चाहिए, तो यहां तो अगर एक ने प्रॉक्सी मारी हुई तब भी 54 हैं। धनखड़ जी ने कहा नहीं, हम स्टार्ट तो करेंगे लेकिन पहले इस मामले की तह तक जाएंगे कि भाई मतलब राज्यसभा की डिग्निटी के साथ खेला जा रहा है, मजाक चल रहा है कि आप 2 जगह साइन कर दो। तो इन्होंने फिर यह भी बात पकड़ी कि कौन सा वो एमपी है जिसके सिग्नेचर मैच कर रहे हैं दूसरे वाले सिग्नेचर से, जो दूसरा सिग्नेचर हुआ है। उन एमपी से पूछा गया तुमने किया है ना, एक्सेप्ट करो। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं किया। फिर ये बात इन्होंने सदन के सामने कही कि भाई ये मना कर रहे हैं एमपी कि इन्होंने नहीं किया, तो अब तो मुझे और तफ्तीश करनी पड़ेगी। तो अब रूलिंग पार्टी को यह भी लग रहा था, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि शायद जब जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रोसेस इन्होंने राज्यसभा से शुरू कर दिया और राज्यसभा में दूसरे जज को हटाने का प्रोसेस भी ऑलरेडी शुरुआती फेज में है, अभी तो आगे बढ़ना है, लेकिन तो क्या पता जस्टिस शेखर यादव को भी हटाया जाए। और कहा जा रहा है, मतलब आरोप है अपोजिशन का कि रूलिंग पार्टी ऐसा नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? मतलब आई लीव इट टू योर क्रिएटिविटी, लेकिन पॉइंट है कि अगर राज्यसभा से शुरू होगा तो फिर दोनों जजेस के लिए दबाव बनेगा। तो अगर लोकसभा से होगा तो लोकसभा में इनके खिलाफ कोई ऐसा प्रपोजल लोकसभा स्पीकर के पास नहीं आया था, उसके लिए भाई 100 एमपीज का सपोर्ट चाहिए। तो लोकसभा से अगर शुरू करते ये वाला काम जस्टिस यशवंत वर्मा वाला, तो इसका ना एक यू कैन से एडवांटेज, एक इमेज वाला एडवांटेज शायद रूलिंग पार्टी भी लेना चाह रही थी। ये भी आरोप लगाया जा रहा है, कारण अपोजिशन ने शुरू करा मैटर और कंप्लीट भी हो जाएगा, तो क्रेडिट जो है वो अपोजिशन को जाएगा कि देखो भाई एक्शन तो अपोजिशन ने करा है, लेकिन लोकसभा के थ्रू एक्शन जो है रूलिंग पार्टी लेना चाह रही थी। तुमने एक्शन छीन लिया उनसे, मौका तो देते एक्शन का, बात तो कर लेते। ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन है लेकिन पास तो बीजेपी वाला है, तो ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा एंगल एक ये भी आ रहा है, कहा जा रहा है बिहार के जो इलेक्शंस हैं वो काफी क्रूशल हैं, और केरला के गवर्नर थे मोहम्मद आरिफ खान जी, इनको वहां से बिहार का गवर्नर बनाया गया। ऐसा क्यों करा गया? एक्चुअली केरला के टाइम पर आपने सुना होगा केरला की सरकार वर्सेस केरला गवर्नर काफी ज्यादा चर्चा में था, मतलब स्टैंड ले रहे थे और कई पोजीशन पर इंक्लाइन टुवर्ड सेंटर क्लियरली दिख रहे थे, और सेंटर को इस समय ऐसा ही कोई गवर्नर चाहिए था जो इंटेलेक्चुअल भी हो प्लस पॉलिटिकली साउंड भी हो, भाई पर्पस सॉल्व कर सके। तो आप कहेंगे बिहार में फिर ये क्या करेंगे, मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 163 गवर्नर को जबरदस्त पावर देता है डिस्क्रिशन की, तो उस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल हो सकता है इन फेवर ऑफ सेंटर। प्लस ये इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो अगर बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और अदर पार्टीज भी हैं, तो प्रशांत किशोर जी भी लड़ रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होगा। बट पॉइंट ये है कि अगर यहां पर त्रिशंकु वाला माहौल बन गया, इसका मतलब है हंग असेंबली हो जाए, यानी कि किसी भी प्री पोल अलायंस को या सिंगल मेजोरिटी, किसी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले, मतलब 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ ना मिले, फिर क्या होगा? तो फिर सरकार किसकी बनेगी? वो गवर्नर तय करेंगे, और यहीं पर फिर आपको ऐसा गवर्नर चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं, तो एक काल्पनिक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप कोइंसिडेंटली इसको कनेक्ट करने लग जाएं किसी वास्तविकता से, तो मतलब आपकी क्रिएटिविटी पर है। तो मतलब इंडिया में एक राज्य है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं से गोवा, तो टोटल सीट 40 सीट में से अगर सरकार बननी है तो मुझे बताइए कितनी सीट चाहिए? 21 है कि नहीं भाई? 40 में से 21 सीट आएंगी तभी तो सरकार बनेगी। तो किसी भी सिंगल पार्टी के पास, या प्रीपोल अलायंस का मतलब चुनाव से पहले गठबंधन जो पार्टी साथ में चुनाव लड़ती हैं कि भाई मिलकर हमें 50% ज्यादा लाना है, तो ऐसा भी किसी के पास था नहीं कि वो 21 सीट ले आए।
कांग्रेस पार्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, 17 सीट आई। बीजेपी एग्जांपल ले लेते हैं, 13 सीट आई। तो क्या दोनों में से किसी भी पार्टी के पास 21 का आंकड़ा था? नहीं था। कांग्रेस को कितनी चाहिए थी? 4। बीजेपी को कितनी चाहिए थी? अरे सोचो, ज्यादा चाहिए ना। लेकिन सरकार किसकी बनी? बीजेपी की बनी। कारण उस समय जो गवर्नर थी, ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं काल्पनिक, मृदुला सिन्हा नाम रख लेते हैं, उन्होंने मौका पहले बीजेपी को दिया सरकार बनाने का, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी कानून में नहीं लिखा कि ऐसे केस में, हंग असेंबली के केस में पहला मौका किसे दिया जाएगा। ये कौन डिसाइड करता है? गवर्नर डिसाइड करता है। तो अगर उनको लगता है कि भाई भले ही सीट कम है, 13 सीट है, तो 13 सीट वाले को तो 8 सीट और चाहिए, 8 एमएलए और चाहिए, तब जाकर सरकार बना पाएगा। लेकिन उनको विश्वास था कि भाई बीजेपी के पास 13 है, लेकिन टैलेंट है, ठीक है, वो ले आएंगे इतने एमएलए को। तो कांग्रेस का कहना था टैलेंट तो हम में भी है, हम भी ले आते। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कांग्रेस, आपकी भी जब सरकार थी ना, उस समय एक कमेटी बनी थी, पुंछी कमीशन बनी थी सेंटर स्टेट रिलेशन पर। पुंछी कमीशन ने कहा था गवर्नर का हंग असेंबली में इतना ज्यादा पॉलिटिकल इस्तेमाल गलत है, तो इस वजह से इसमें एक लॉ ले आओ जिसमें क्लियरली मेंशन कर दो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सबसे पहला मौका मिलेगा सरकार बनाने का। लेकिन तब आप तो लॉ नहीं लाए थे, क्योंकि आप भी मजे ले रहे थे ऐसी सिचुएशन के, आप अपने फेवर में। खैर, तो पॉइंट ये है कि यस, अब आप कहेंगे बिहार के इलेक्शन का वाइस प्रेसिडेंट से क्या लेना था, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल्स में ये भी बात चल रही थी कि शायद आरिफ मोहम्मद खान जी हमारे देश के नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और कहा जा रहा था बस ये बिहार इलेक्शंस तक का इंतजार है, इलेक्शन के बाद वहां पर सरकार बनानी है, या अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो बनवानी है, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन से आपको नवाजा जाएगा। लेकिन यहां पर जो धनखड़ साहब हैं, धनखड़ साहब का तो 27 तक था मैटर, और अब आप थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो क्यों वो कह रहे थे कि यार डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है, तभी 27 तक मेरा जो कार्यकाल है वो पूरा हो पाएगा, राइट। क्योंकि अंदर ही वॉज इन पॉलिटिक्स ना फॉर सो लॉन्ग, तो नहीं पता है क्या बातें चल रही हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या हो सकता है, राइट। और आरिफ मोहम्मद खान जी भाई आपका मुस्लिम फेस भी हैं, तो अगर बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर लाती है, आपको बता दूं इससे पहले जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी, तो उस टाइम पर भी पॉलिटिकल सर्कल्स में ये चल रहा था कि शायद इनको मौका दिया जाए प्रेसिडेंट पोजीशन का। और ये मतलब मॉडर्नाइजेशन के फेवर में थे मुस्लिम कम्युनिटी के। आपको याद है शाहबानो केस, राजीव गांधी जी की सरकार होती थी, उस समय पर ये केंद्र में मंत्री थे राजीव गांधी जी की सरकार में, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस बात पर कि भाई राजीव गांधी की सरकार, आपने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था शाहबानो जजमेंट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं मानेंगे, हम इसमें रिफॉर्म की बात करते हैं और शाहबानो को एलिमनी मिलेगी। तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर अगेंस्ट, बट ही वाज अ लिबरल इंटेलेक्चुअल मुस्लिम, लिबरल मुस्लिम। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा मौका था, मुस्लिम्स इन इंडिया शुड ऑल्सो लिबरलाइज लाइक मैनी मुस्लिम कंट्रीज हैव डन। तो बीजेपी को तो भाई ऐसे पर्सन, ऐसे व्यूज पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आई थिंक अब वो कनेक्शन आप समझ रहे होंगे, राइट। चलिए, अब आपके सामने मौका है कि समझ लो कि यार वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन एक्चुअली मेथड क्या है। अब जैसे इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या होगा? तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जिम्मेदारी है कि यथाशीघ्र, यानी कि जल्द से जल्द आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कराइए। लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? लोकसभा राज्यसभा के सभी एमपीज, ऑल एमपीज, मतलब 788 एमपीज। 543 आपके लोकसभा वाले हो गए, 245 आपके राज्यसभा के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, अब मैं आपके सामने आर्टिकल ही ओपन कर देता हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 63 में कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होंगे। 64 में कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होंगे राज्यसभा के। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो सैलरी लेते हैं वो केवल इसकी लेते हैं, एज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन तो केवल इसलिए बनाई गई, ये टर्म इसलिए दी गई क्योंकि इन सिचुएशन वे प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू एक्ट, डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे प्रेसिडेंट, या सीरियसली इल हो जाए, तो उस समय कंटिन्यूएशन बना रहना चाहिए हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन में। तो उस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, और यह बात आर्टिकल 65 में बताई हुई है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में जैसे कि मिनिमम एज 35 ईयर्स, आप में से कितने लोग हैं चुनाव लड़ सकते हैं भाई? सिटीजन, ठीक है। और राज्यसभा के
एमपी बनने की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। अब राज्यसभा का एमपी नहीं होना, आपको ध्यान रखिएगा, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के चेयरपर्सन तो हैं, लेकिन राज्यसभा एमपी नहीं है। यहां पर राज्यसभा एमपी की क्वालिफिकेशन का मतलब है कि भाई राज्यसभा के एमपी के क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के अगर कोई रूल बने हुए हैं तो यू शुड हैव ऑल्सो फॉलन इनटू दैट कैटेगरी कि आप उन रूल को फॉलो कर रहे हैं। प्लस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए या राज्यसभा चेयरपर्सन रहते हुए किसी एडिशनल पोजीशन, गवर्नमेंट पोजीशन पर भी रहेंगे, वहां से भी सैलरी रेन्यूमरेशन ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कौन वोट डालेगा, तो बताई दिया आपको, एमपीज, लोकसभा राज्यसभा वाले यही वोट डालते हैं। 5 ईयर्स तक इनका टर्म होता है। अच्छा, रिजाइन कर सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। अच्छा, रिमूवल कैसे होता है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, रिमूवल केवल राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा, ओनली फ्रॉम राज्यसभा। इसके लिए ना 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, और पता है स्टार्ट कब होगा, जब 1/4 एमपीज ऑफ राज्यसभा ये एक्चुअली एक नोटिस दें इसके लिए, फिर 14 दिन हो गए नोटिस दिए हुए, 1/4 एमपीज ने साइन कर दिया है, तब जाकर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और इसके लिए आपको राज्यसभा से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहां पर आपको इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन एमपीज, यानी कि उस समय पर जो पोजीशन खाली है ना राज्यसभा की, जैसे 245 में से जो पोजीशन खाली है, मतलब किसी एमपी की डेथ हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गई, रिजाइन कर दिया, और अब तक वो पोजीशन पे कोई आया नहीं है, बाई इलेक्शन नहीं हुआ है मान लीजिए, तो वो खाली है, तो उन वाली खाली वाली पोजीशन को हटा दो। बाकी जो बची हुई सीट है, जैसे कि 100 टोटल सीट मान लो, 10 पोजीशन हमारी वैकेंट हो गई, तो वैकेंट को हटा दिया, 90 हो गई, तो 90 की मेजोरिटी कितनी हो गई, 46, 45 प्लस 1 46, तो 46 चाहिएगा, तो इसको हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है ना। और ये केवल मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए, आसान कैलकुलेशन के लिए आपको एग्जांपल दिया है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से आप यहां से पास करा दीजिए, फिर लोकसभा में लेकर जाइए, और लोकसभा में मात्र सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट को इंटीमेशन हो जाएगा, और फाइनली आपके जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे वो पोजीशन से रिमूव कर दिए जाएंगे। बाकी अगर रिमूव ना किया जाए, और कायदे में तो यह है कि इलेक्शन कमीशन आपकी जिम्मेदारी है कि इनका 5 साल का टेन्योर पूरा हो, उससे पहले ही आप इनका इलेक्शन कर दीजिए, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनने हैं। अगर यही वाइस प्रेसिडेंट आगे भी मतलब फाइट करना चाहते हैं, इलेक्शन कर सकते हैं, बट आप नया जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए, इलेक्शन प्रोसेस उससे पहले कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन किसी भी कारणवश कोई इमरजेंसी लगी थी देश में, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अभी हम इलेक्शन नहीं करा सकते वाइस प्रेसिडेंट का, तो उस केस में जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट होता, तब तक यही प्रेसिडेंट, यही वाइस प्रेसिडेंट जो है कंटिन्यू कर सकते हैं एज वाइस प्रेसिडेंट। यही भी बात आर्टिकल 67 का क्लॉज सी कहता है, राइट। अच्छा, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के केस में इंपीचमेंट है, यानी कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन यहां पर कुछ इंपीचमेंट नहीं है, कुछ कारण नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के केस में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सब कुछ है क्लियर, यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। और आपकी क्या इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, डू शेयर इन कमेंट्स, आई एम गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट। अच्छा, आप में से जो लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू कैन स्टार्ट विद स्टडी IQ, और यहां पर कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। शुरुआत में दिक्कत यह आती है कि हम कंटेंट कौन सा पढ़ें, कितने टाइम में क्या कंप्लीट करना है। और देखो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पर पढ़ने का जो तरीका होता है और सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तरीका होता है, अलग होता है। यहां पर यू नीड टू हैव एग्जाम ओरिएंटेशन कि इस पर्टिकुलर यूनिट का वेटेज क्या है, कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या मेरे पास कंटेंट है, क्या वो कंटेंट अपडेटेड है, इतने टाइम में कंप्लीट करूंगा तो बाद में प्रेशर नहीं बनेगा। तो ऐसे एक पूरा स्ट्रक्चर अगर आपके पास है तैयारी का, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलती है। अगर आप ऑलरेडी वो कोई स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आपको हेल्प चाहिए, डेडिकेटेड फैकल्टीज, मेंटरिंग, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, जिससे कि काम फिर वो स्मूदन हो जाता है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं त्यागी लाइव कोड यूज करके। आई एम गोइंग टू टीच यू इंडियन पॉलिटी इन दिस बैच। और आपका इंटरेस्ट जिनमें से पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस का है, ऑप्शनल का, क्योंकि ऑप्शनल इज गोइंग टू डिसाइड कि आपकी रैंक क्या होगी, आपकी सर्विस क्या होगी। क्योंकि जीएस में ऑन एन एवरेज, मतलब जो मार्क्स का वेरिएशन है टॉपर्स का, मतलब इनकम्प्लीट मेरिट लिस्ट, वो कम है। ज्यादा वेरिएशन आपका ऑप्शनल लेकर आता है। हर साल मैक्सिमम सिलेक्शंस पीएसआर ऑप्शनल से होते हैं, क्योंकि पॉलिटी तो हर किसी को पढ़नी होती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और पॉलिटी इसमें ऑलरेडी आपकी कवर हो गई पीएसआर ऑप्शनल में। आईआर पढ़ना है, आईआर इसमें कवर हो गया, तो एक डेफिनेट एडवांटेज आपको मिलती है। तो मैं पढ़ाता हूं पूरा सिलेबस पीएसआर ऑप्शनल का। और जो नया बैच है ऑन स्टूडेंट्स डिमांड, हमारा जुलाई का बैच ऑलरेडी डन था, एडमिशन क्लोज थे, फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स इंक्वायरी कर रहे थे, तो इस वजह से हमने बैच 2 अभी ओपन किया है। और अभी ना सेल भी चल रही है ये, तो अगर आप त्यागी लाइव कोड लगा कर ज्वाइन करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट एडिशनल बेनिफिट। ये 24 जुलाई को एंड हो जाएगी। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन
हमारा मिशन